अब तक आपने रील में रियल देखा है, रियल में भी रील देखा है, लेकिन रियल को रियल में देखकर फोकस करने की हिम्मत है क्या? इसी डायलॉग से मूवी की शुरुआत होती है, मूवी थिएटर से, जहां पर यूआई फिल्म लगी हुई होती है। मूवी देखने के बाद कुछ लोग अपना सोना चांदी जेवर सब दूसरों को देते देखते हैं, तो कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से छुटकारा पा रहे होते हैं, वही कुछ लोग नए रिलेशन बना लेते हैं। इस मूवी से कई लोग बहुत खुश होते हैं और कई इस मूवी को सेंसर बोर्ड कैसे मिल गया इस पर सवाल उठा रहे होते हैं। वे लोग इस मूवी को बैन कराने तक की मांग करने लग जाते हैं। वहीं कुछ लोग इस मूवी से इतना खुश होते हैं कि वो लोग सभी मूवीज में उपेंद्र के डायरेक्शन की मांग कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए। किरण आदर्श जो कि एक फिल्म एनालिस्ट है, उन्हें सुनैना का कॉल आता है और वो उनसे यूआई मूवी का रिव्यू मांग रही होती है, क्योंकि मूवी को रिलीज हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए थे लेकिन अभी तक उनका रिव्यू आया ही नहीं था। किरण को समझ नहीं आ रहा था वह रिव्यू क्या दे। वह इस मूवी पर और भी कुछ रिसर्च करना चाहते थे, उन्हें जानना था कि यह मूवी किस मकसद से लिखी गई है। वह जानने के बाद ही इस मूवी का रिव्यू देना चाहते थे, इसलिए वो सुनैना से टाइम मांगते हैं और कॉल कट कर देते हैं। कुछ नेता लोग सेंसर बोर्ड के पास ही पहुंच जाते हैं यह जानने के लिए कि इस मूवी को सर्टिफिकेट मिल कैसे गया और यह मूवी बैन क्यों नहीं हुई। तभी वह लोग बताते हैं, हमने इस मूवी को 17 बार देखा लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा था इसे कौन सा सर्टिफिकेट देना है। फिर हमने डिसाइड किया कि इसे यूआई सर्टिफिकेट देंगे, यानी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस सर्टिफिकेट। किरण उपेंद्र को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं जहां पर उपेंद्र अक्सर बैठकर स्क्रिप्ट लिखा करते हैं। वहां की मेड उन्हें बताती है कि उपेंद्र जी ने यहाँ पर 2 हफ्ते तक बैठकर स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन स्क्रिप्ट लिखने के बाद वह उसे यही जलाकर चले गए। किरण इसे सुनते ही चौंक जाते हैं। जली हुई स्क्रिप्ट में से कुछ पेपर्स बचे हुए थे जिसको मेड ने किरण को दे दिया था। अब किरण वहीं पर बैठकर उस स्क्रिप्ट को देखने लग जाते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक सुंदर घने जंगल से होती है जहां पर 2 कपल रोमांस कर रहे होते हैं। तभी आकाशवाणी होती है और वह उन्हें बोलते हैं, तुम मेरे सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन हो, इसीलिए यह दुनिया तुम्हारी है। तुम जैसे मर्जी यहाँ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन पेड़ पर जो एप्पल लगे हैं उसे बस मत खाना। लेकिन उस लड़की को उत्सुकता होने लग जाती है कि इस एप्पल में ऐसा क्या है जो उन्होंने खाने से मना कर दिया। जैसे ही वह लड़का बाहर जाता है वह लड़की एप्पल खा लेती है। उस ईव के एप्पल खाने से पहले सभी लोग सुखी और खुश रहते थे, पर जब ईव ने एप्पल काटा तो लोगों में सोचने की शक्ति आ गई, जिसकी वजह से देवता, गुरु, धर्म, जाति सबके अलग अलग रीति रिवाज और भी बहुत कुछ चेंज हुआ, जिसकी वजह से व्यापार होने लग गए और उन व्यापारों के कारण लोग विश्वासघात करने लग गए। इसी सोचने की शक्ति की वजह से लोग आपस में लड़ाई भी करने लग गए। कोई जाति धर्म, उच्च नीच, काला गोरा, अमीर गरीब, देश को लेकर लड़ता। यही कलयुग की निशानी है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है सत्या की तरफ, जो कि लोगों से मार खा रहा होता है एक लड़के को बचाने के लिए, जिसकी वजह से सभी उसे अपना भगवान मान लेते हैं। 25 साल पहले एक औरत के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसको वीर ब्रह्मेंद्र गुरुजी और उसकी पत्नी ने सहारा दिया था। जब वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी तब वीर ब्रह्मेंद्र गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी कि इसका बच्चा आधी रात 12 बजे ही होगा और ये कल्कि का अवतार होगा। उनकी भविष्यवाणी कभी गलत भी नहीं होती थी, लेकिन जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो 12 बजे अभी भी 5 मिनट बचा होता है और उन्हें तुलसी लगता है कि उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। उनकी वाइफ उन्हें समझने की कोशिश भी करती है, क्या पता घड़ी पुरानी हुई और बच्चा सच में कल्कि का अवतार हुआ तो। पर वो उस बच्चे का नाम सत्या रखते हैं, जो कि आगे चलकर सत्यवादी बनेगा और यह सतयुग लाएगा। एक लड़की को सत्या से 2.5 हार्ट प्यार हो जाता है। उसके कमरे में हर जगह सत्या से रिलेटेड ही हर चीज लगी होती है। वह सत्या से प्यार तो बहुत करती है, पर उसके सामने जाने से डरती है। वह सोच लेती है जब उसे मरने की हिम्मत मिल जाएगी तो वह सत्या को जाकर आई लव यू बोल देगी। हर 5 साल में नया राजा के लिए इलेक्शन होते हैं और राजा वामन को इस बात की चिंता सताने लग जाती है कि अब वो अगली बार राजा बनेंगे या नहीं, क्योंकि सत्या सभी जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी कर रहा है और सभी लोग उसी की तरफ होने लग गए हैं। इसीलिए वह सत्या को समझाने के लिए अपने कुछ आदमी भेज देता है। वो लोग उसे समझाने तो जाते हैं, पर सत्या उन्हें बड़े ही प्यार से कुछ कान में बोलता है, जिसके बाद वह लोग भी सत्या की तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से राजा गुस्से में सत्या को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ एक जेल में जहां बहुत सारे कैदियों को फांसी होने वाली होती है, वो लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पुलिस दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी वहां पर कोई घोड़े पर सवार होकर आ जाता है। वह बहुत ही जबरदस्त फाइट पुलिस वालों के साथ करता है और उन सभी कैदियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वह आदमी सत्या होता है। फिर वो उन्हें एक जगह ले आता है जहां पर सभी मदद की गुहार के लिए चिल्ला रहे होते हैं। वह सबको इसलिए लेकर आता है क्योंकि वह नहीं चाहता था यह मुजरिम किसी पुलिस वाले के हाथों से मरे। वह अपना काला साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें जीवित रखना चाहता था। वो सबको बुरा बनाना चाहता था। फिर वो कोठे जाकर वहां से सारी लड़कियों को भी उठाकर ले आता है। उसका मानना था
ये सब लोगों के घरों को उजाड़ रही है। इसे देखने से कभी ऐसा लगता था कि वो लोगों की बड़ी चिंता करता है और कभी लगता है कि ये सिर्फ लोगों को रोता देखना चाहता है। खैर, उसके बाद वह आदमी वहां पहुंच जाता है जहां राजा के आदमी सत्या को खत्म करने आए थे। उसका उन लोगों से बहुत तगड़ा फाइट होता है, जिसके बाद वो वीर ब्रह्मेंद्र को बताता है, पिताजी आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, मैं सत्या नहीं कल्कि हूँ। कल्कि भगवान यही मेरा असली रूप है और कल इसी रूप में सबको दर्शन दूंगा, सबको जाकर बता दो। जिसके बाद वीर ब्रह्मेंद्र सबको बताते हैं, इस कलयुग का अंत करने कल्कि आ चुके हैं, ये मेरा बेटा सत्या ही है जो कि कल्कि है। वीर ब्रह्मेंद्र को लगता है कि शायद उनकी पत्नी सही थी और मेरी ही घड़ी खराब थी। अगले दिन कल्कि सबके सामने चला जाता है और सबको संबोधित करता है गलत हो रहा है, और गलत होने के बावजूद भी सभी लोग बस देख रहे हैं। अब ठीक से करूंगा बोलकर वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और बोलता है, सभी लोग खुद को अच्छा समझकर बुरा काम कर रहा है और तुम खुद को बुरा समझकर बुरा काम कर रहे हो। इस भगवान को मारने के लिए तुमने अपने यह नकारा आदमियों को भेज दिया। वह उसे सेंट्रल सम्राट बनाने का लालच देता है, जिसके बाद वह उसकी जय जयकार करने लग जाता है। फिर सीन में दिखाया जाता है कि कल्कि एक बुजुर्ग औरत जो कि व्हील चेयर में बैठी है, वह औरत उसकी माँ होती है। वह उन्हें ऐसी जगह से लेकर जा रहा होता है जहां सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं, और वह एक पिंजरे के पास आकर खड़ा हो जाता है। पिंजरे की तरफ जैसे ही कैमरा जाता है तो हमें दिखता है सत्या तो पिंजरे के अंदर है। तो ये कौन है? सत्या भी उसे देखकर चौंक जाता है। इसके बाद कल्कि सत्या को बताना चालू कर देता है कि मेरा जन्म तुम्हारे जन्म के 5 मिनट बाद हुआ, हम दोनों जुड़वाने हैं। अपनी मम्मी के बारे में भी वो सत्या को बताता है कि हमारी माँ प्रकृति पर खूबसूरत फल फूल पेड़ लता थी, वो जंगली जानवर और मूल्यवान धन संपत्ति के साथ संपन्न थी। वो बहुत खुश होकर डांस कर रही थी, तभी उस पर लालची इंसानों की नजर पड़ गई, जिसकी बाद सभी लोग माइनिंग, डॉक्टर, बिल्डर्स और भी लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए मिलकर हमारी माँ प्रकृति पर सामूहिक दुष्कर्म किया। शास्त्री और उसकी बीवी ने हमारी माँ को सहारा दिया। 12 बजने में जब 5 मिनट बच्चे थे तब तुम्हारा जन्म हुआ, और कुछ देर बाद फिर से माँ को दर्द होने लग गया, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आवाज शास्त्री तक नहीं पहुंची और ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ। पर उस रशियन नर्स के अफगान पति ने उसकी दूसरी अमेरिकन पत्नी के कहने पर मुझे जबरदस्ती वहां से उठा लिया। हम दोनों के हमशक्ल का फायदा वो लोग उठाने लग गए। चोरी कल्कि करता था और नाम सत्या का आ जाता था। कल्कि जो भी सामान चुराता था उसके लिए वो औरतें आपस में झगड़ा करने लग गई, और एक दिन वो लोग उस अफगान को छोड़कर चले गए। अफगान ने ये बात मुझे बताया, जिसके बाद मैंने उसे मार दिया। सत्या बोलने लगता है, अगर माँ को सब याद होता तो कितनी खुश होती, और इसके लिए सत्या एक हंसत खेलता खुश शांत समाज बना रहा था। पर कल्कि का कुछ अलग ही सोचना था। उसका माना था इस गंदे समाज में माँ कैसे ठीक हो सकती है। कल्कि ने सोच लिया या था, जिन्होंने भी उसकी माँ का ये हाल किया वो उस समाज का श्रवणाश कर देगा। सत्या कल्कि को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर कल्कि समझता नहीं और वह अपनी माँ को वहां से लेकर निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह सत्या को वार्न करके जाता है कि यहाँ से अगर निकलने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब सत्या सोचने लग जाता है इस जगह से कैसे निकाला जाए। पिंजरे के बाहर बहुत सारी चाबी लगी होती है, पर उस चाबी से कैसे निकला जाए और साथ ही साथ अपने हाथ में बंदी रस्सी कैसे खोली जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए होता है। पर वो अपने इनर माइंड का इस्तेमाल करके उस पिंजरे से निकल जाता है। कल्कि अपने माँ को लेकर राजा के घर चला जाता है। लोग भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वह सच्चा हो या झूठ, और वह भावनाओं में बह जाते हैं, जिसके वजह से वो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। ऐसे ही वह लोग कल्कि को भी अपना भगवान मान लेते हैं, और कल्कि जैसा करने के लिए बोलता है वैसा ही वह सारे लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग सभी कल्कि के दर्शन के लिए आते हैं, पर कल्कि ने एक मिरर लगा रखा होता है जिसमें टिका लगा होता और साथ ही माला छड़ी होती है। दर्शन के बाद सभी लोग को प्रसाद में पिंड बंटवाता है, जो लोग खुशी खुशी ले लेते हैं। कोठे से लाई हुए सारी लड़कियों को कल्कि राजा को सौंप देता है। राजा सबके साथ मस्ती कर रहा होता है, और वहीं कल्कि अपने आदमी भी लगाया होता है जो राजा के सब हरकतों की फोटोज क्लिक कर लेता है। कल्कि अब अपना काम चालू कर देता है। मोहल्ले में कचरा गिरवा देता है और हर जगह खुदाई चालू कर देता है। फैक्ट्रीज नष्ट करने लग जाता है। पूरे शहर का नक्शा बदलकर उसे राख के सामना बना देता है, जिसका लाइव टेलीकास्ट वो अपने माँ को देखता है। जब वो लाइव टेलीकास्ट देख रहा होता है तभी वो कैमरा अपने इनर वर्ल्ड का चालू करता है, जहाँ वो देखता है कि सत्या उस जगह से भाग गया। जितना भी कल्कि ने तहस नहस किया उसका कसूरवार राजा को ठहराया गया, जिसकी वजह से अगले इलेक्शन का टिकट सेक्रेटरी ने कल्कि को दे दिया। कल्कि ने राजा की हरकत सभी लोगों के साथ नेट में शेयर कर दी, जिसके बाद लोगों को और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि ये सब राजा ने ही किया है। दूसरी तरफ सत्य अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उस जगह से भर निकल जाता है। इलेक्शन के रिजल्ट का दिन आता है, जहां सभी लोगों ने कल्कि को चुन लिया। कल्कि के राजा बनते ही उसने लोगों को जात पात के लिए लड़ाना चालू कर दिया। लोग आपस में लड़ रहे थे जैसे वो सब खुशहाल जीवन ही भूल गए हों। जो लोग पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे आज वो ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिसे देखकर कल्कि बहुत ही खुश हो
रहा होता है। तभी कल्कि को खबर मिलती है कि सत्य पूरी तरह से उसे इनर वर्ल्ड को तोड़कर बाहर आ चुका है। सत्या बाहर आने के बाद सबको एक करने में लग जाता है। वह सबको समझता है ऊंच नीच जाता कुछ नहीं होता। धर्म के लिए किसको मरना गलत है। प्यार ही एक केवल और केवल धर्म है, और जाति वो तो लोगों का भ्रम है। वो सबको प्यार से जीना सीखता है। जिसके बाद सभी लोग कल्कि को छोड़कर सत्या के पास चले जाते हैं। कल्कि अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है जिस जगह से सत्या निकला है उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लगभग 2500 साल पहले सिर्फ एक वहां से निकल पाया था जिनका नाम बुद्धा था, और जो उस जगह से निकल जाता है उसके पास एक अनोखी शक्ति होती है। तुम्हारे बेटे ने सतयुग लाया, ईश्वर, जाति, धर्म ये सब नहीं था। बहुत ही अच्छा युग था, पर मैंने ये सब एक ही बार में खत्म कर दिया। कल्कि उन सबके पास जाता है और सभी सफेद कपड़ा पहने होते हैं, जिसे देखकर कल्कि बोलता है तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि सबका कोई ना कोई मर गया है। सबको जाति धर्म के नाम पर वापस विभाजन करना चालू कर देता है। सबको जाति और धर्म वापस बनाने के लिए बोलता है, पर सभी लोग का माना था भगवान नहीं है। जिसके बाद कल्कि एक बड़ा सा पोस्टर भगवान का निकलता है और उस पर पैर रखने बोलता है। कोई भी पैर नहीं रखता और सभी वापस से भगवान के नाम पर भ्रमित हो जाते हैं। तभी वहां सत्य आता है और सबको बोलता है नहीं, हमारे सृष्टिकर्ता भगवान पर पैर नहीं रख रहा, पर हमने जिसकी सृष्टि की है उस पर रख रहा हूँ। वो जैसे ही पैर रखने जाता है सभी लोग उसे पत्थर उठाकर मारने लग जाते हैं। वहीं जो लड़की सत्या से प्यार करती थी उसमें भी मरने की हिम्मत आ गई थी। वो जैसे ही बाहर आती है देखती सब सत्या का मार रहे थे। वो जैसे ही सत्या को बचाने जाती है वो नीचे गिर जाती और लोग उस पर चढ़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी और सत्या की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। फिर सीन बहुत ही दर्दनाक दिखाया जाता है जहां लोग थोड़े से खाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। जो लोग थोड़ा भी देश के बारे में कड़वा सच बोल देते उन्हें देशद्रोही बोलकर मार दिया जाता। लोग जाति धर्म के नाम पर बट चुके थे। सभी के पीछे जाति और धर्म नंबर लेखा होता। जो अलग जाति का हो उसे खाना नहीं मिलता, वही कोई दूसरी जाति का खाना खा लेता तो जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई होना चालू हो जाती, जिसकी वजह से अब सब राजा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार होते। और जैसे ही राजा उनके बीच आता है वह लोग बगावत करते हैं, जिसे सुनते ही कल्कि आर्मरी निकालकर सबको गोली मरने लग जाता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहां डायरेक्टर उपेंद्र अपनी स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक देते हैं, क्योंकि वह जैसी स्क्रिप्ट बनाना चाहता था उसका उल्टा कल्कि अपने हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना चालू कर दिया था। कल्कि डायरेक्टर के सामने आ जाता है और डायरेक्टर उसे बोलता है तुम मेरे बनाए हुए कैरेक्टर हो, ये मेरी स्टोरी है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन कल्कि फिर डायरेक्टर को समझता है जब तक लोग इस बेवजह की स्टोरी में पड़े रहेंगे, उनके बचे हुए कपड़े भी जब उतार देंगे ना, तभी नहीं समझ में आएगा कि सत्य क्या होता है। जनता बहुत ही भोली है। वह लोग कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और पैसा बैंक में जमा करते हैं, लेकिन वह पैसा लेकर कोई और भाग जाता है और जो मेन कमाया हुआ आदमी है वह गरीब का गरीब रह जाता है। उनका पैसा पॉलिटिशियन खा जाते हैं और बचे हुए जो पैसे लोगों के पास होते हैं वह टैक्स के नाम पर उनसे छीन लिए जाते हैं। सबको जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर खुद ऐश करते हैं और जनता को गरीब बना देते हैं। जनता को यह सब बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वह यह सब जानने के बाद भी चुपचाप बैठते हैं और पॉलिटिशियंस उनका फायदा उठाकर ऐश करते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा होकर डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को उठाकर जला देते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और किरण को दिखाया जाता है, जिसके बाद किरण को लगता है सबको फैक्स मिल रहा है पर मुझे नहीं मिल रहा। फिर उसे सुनैना का कॉल आता है रिव्यू के लिए, जिसके बाद किरण बोलता है मैं ये मूवी एक और बार देखने के बाद तुम्हें रिव्यू दूंगा। फिर मूवी में आखिरी में यूआई दिखाया जाता है जहां पे लोग एक तरफ पिट रहे होते हैं और दूसरी तरफ लड़कियां रेल पर नाच रही होती हैं।